अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम स्व सहायता समूह पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने स्व सहायता समूह के अंतर्गत ग्राम संगठन वाले पार्ट को कवर किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में ग्राम संगठन होता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये पार्ट देखे थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ग्राम संगठन के कार्य क्या होते हैं और किस तरीके से संकुल स्तरीय संगठन का गठन होता है। ये पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसमें जो मैं प्रावधान बता रहा हूं ये आपके पेपर में एज इट इज आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम संगठन के कार्य क्या होते हैं या संकुल स्तरीय संगठन का गठन कितने ग्राम संगठनों को मिलाकर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए चालू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ग्राम संगठन जो रहता है उसका गठन 5 से 25 स्व सहायता समूह को मिलाकर होता है। अगर किसी गांव में 25 से ज्यादा स्व सहायता समूह होते हैं तो वहां एक से ज्यादा ग्राम संगठन बन सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है कि अगर किसी ग्राम संगठन में 10 या 10 से कम स्व सहायता समूह शामिल है, अगर किसी ग्राम संगठन में, जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्राम संगठन में मिनिमम 5 स्व सहायता समूह हो सकते हैं, मैक्सिमम 25 स्व सहायता समूह हो सकते हैं। तो ऐसा ग्राम संगठन जिसमें स्व सहायता समूहों की संख्या 10 है या 10 से कम है, तो वो ग्राम संगठन अब के जो भी सदस्य होंगे वो अपने बीच में से एक अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि 10 से कम स्व सहायता समूह है तो वहां पर ग्राम संगठन का एक ही पदाधिकारी होगा, वो होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता था ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जितने भी, मान लीजिए एक ग्राम संगठन में 10 स्व सहायता समूह शामिल हुए तो उस 10 स्व सहायता समूह के सब समूह के एक एक अध्यक्ष होंगे। अब वो 10 अध्यक्ष किसी ग्राम संगठन में आ गए। अब ये 10 अध्यक्ष अपने बीच में से ही ग्राम संगठन के एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते थे। क्लियर है? तो यही बोल रहा है कि अगर किसी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह की संख्या 10 से कम है या 10 है तो उस ग्राम संगठन में पदाधिकारियों की संख्या 1 होगी और वो पदाधिकारी होगा अध्यक्ष, जो कि वो जितने भी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह के अध्यक्ष आ रहे हैं वो अपने बीच में से डिसाइड करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अगला पॉइंट, अगर किसी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूहों की संख्या 11 से लेकर 25 तक है तो उस ग्राम संगठन में 2 पदाधिकारी होंगे, एक होगा अध्यक्ष और एक होगा सचिव। और ये भी जो ग्राम संगठन के में जो भी स्व सहायता समूह जुड़ रहे हैं उसके अध्यक्ष हैं, वही आपस में से डिसाइड कर लेंगे कौन अध्यक्ष बनेगा ग्राम संगठन का और कौन सचिव बनेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर किसी भी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूहों की संख्या 10 से कम है तो वहां पर एक ही पदाधिकारी होगा, वो होगा अध्यक्ष। अगर स्व सहायता समूह की संख्या 11 से 25 के बीच में है तो वहां पे 2 पदाधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष और एक सचिव, और ये दोनों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने बीच में से ही करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं ग्राम संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, यानी ग्राम संगठन क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड करता है। पहला, ग्राम में छूटे हुए गरीब परिवारों की पहचान कर उसको समूह से जोड़ना, यानी जितने भी स्व सहायता समूह जो गांव में है और वो स्व सहायता समूह भी ग्राम संगठन से नहीं जुड़े हैं तो ग्राम संगठन का ये कार्य होगा कि उन स्व सहायता समूहों को ग्राम संगठन में शामिल करना। सेकंड, ग्राम के प्रत्येक समूह को ग्राम संगठन से जोड़ना। यहाँ पर गरीब परिवारों को की पहचान कर समूह से जोड़ना, मैंने सेकंड पॉइंट को पहले में समझा दिया है। पहला पॉइंट फिर से बता देता हूं कि ग्राम में छूटे हुए गरीब परिवार, ऐसे गरीब परिवार जो अपनी आजीविका के लिए किसी भी स्व सहायता समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना कि अगर आप स्व सहायता समूह से जुड़ेंगे तो उनको क्या आर्थिक लाभ होगा, वो सब चीज उनको समझाएंगे और उनको किसी न किसी स्व सहायता समूह का मेंबर बनाएंगे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। क्लियर है? अब वो स्व सहायता समूह, कई स्व सहायता समूह ऐसे होते हैं जो ग्राम संगठन से नहीं जुड़े रहते, तो ग्राम संगठन का ये कार्य होता है कि उन स्व सहायता समूह को अपने संगठन में जोड़ना है। अगला पॉइंट, समूह को 11 सूत्रों का पालन करवाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समूह के 5 सूत्र होते हैं, 5 के अलावा 6 सूत्र मैंने आपको अलग बताए थे, तो टोटल 6 और 5 कितने हुए थे? 11 सूत्र हो गए थे। तो ये ग्राम संगठन का काम है कि ग्राम संगठन में जो भी स्व सहायता समूह जुड़ा है वह स्व सहायता समूह इन 11 सूत्रों का पालन करे। अगला पॉइंट,
ग्राम संगठन द्वारा समूह के सदस्यों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करवाना। यानी ग्राम संगठन में जितने भी स्व सहायता समूह जुड़े हैं, उनके जो सदस्य हैं स्व सहायता समूह के, वो समय समय पर उनके कौशल का प्रशिक्षण किया या कौशल जो भी उनके कौशल विशेषता है उसको और अधिक मतलब उभारने के लिए क्या करेंगे, प्रशिक्षण ट्रेनिंग करवाएंगे। तो ग्राम संगठन जैसे कि मान लीजिए एक स्व सहायता समूह जो जुड़ा है ग्राम संगठन में, वो कपड़े से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उनके बुनाई उनाई जो भी उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा वहां पर। अगर कोई स्व सहायता समूह मान लीजिए वो साफ सफाई वाला स्व सहायता समूह जुड़ा है जो स्वच्छता का काम करता है, तो उनको उसका प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ग्राम संगठन द्वारा समूह के सदस्यों के कौशल विकास हेतु समय समय पर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। अगला पॉइंट, ग्राम संगठन से जुड़े समूह की ग्रेडिंग करना व उनकी ग्रेडिंग में सुधार का प्रयास करना। तो एक ग्राम संगठन में जितने भी स्व सहायता समूह जुड़ते हैं उसको ग्राम संगठन 3 ग्रेड में बांटता है। ठीक है, जो भी स्व सहायता समूह ग्राम संगठन से जुड़ेंगे उनको 3 ग्रेड में बांटा जाता है, ए, बी और सी ग्रेड। ए ग्रेड वैसा समूह उसमें शामिल होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। बी ग्रेड में वैसे स्व सहायता समूह शामिल होंगे जो आर्थिक रूप से थोड़े से मजबूत है और उनकी जो स्थिति वो मीडियम लेवल की है। और सी में ऐसे समूह शामिल होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है, लेकिन अगर ये अच्छा प्रयास करेंगे तो भविष्य में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम संगठन अपने स्व सहायता समूहों को 3 ग्रेड में बांटेगा। अब आप खुद सोचिए कि किस समूह को ज्यादा सहायता देने की जरूरत है। जो समूह ग्रेड सी में आ रहे हैं तो ग्राम संगठन ग्रेड सी वाले समूहों में ज्यादा ध्यान देगा कि ये समूह, और बी वाले में उससे कम देगा और ए वाले में सबसे कम देगा, क्योंकि ए वाले तो पहले से ही मजबूत हैं, बी वाले मीडियम लेवल में, सी वालों की स्थिति अभी खराब है। तो इनको ज्यादा मदद प्रोवाइड कराएगा, ऋण प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा कि बी और सी भी इतने आर्थिक रूप से मजबूत बन जाए कि इनकी ग्रेडिंग में सुधार होकर ये ए ग्रेड में वाक चले जाएं। क्लियर है? तो यहां पर यही बोल रहा है कि ग्राम संगठन से जुड़े समूह की ग्रेडिंग करना और वह उनकी ग्रेडिंग में सुधार करने का प्रयास करना। अगला पॉइंट, प्रत्येक माह निश्चित स्थान पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाना। कार्यकारिणी की बैठक यानी यहां पर क्या होगा, जो ग्राम संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं, यानी ग्राम संगठन का तो एक अध्यक्ष हो गया, उसमें स्व सहायता समूह 10 जुड़ गए तो हर समूह के एक एक अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने अध्यक्ष हो गए, 10, मतलब हर स्व सहायता समूह का एक एक अध्यक्ष हुआ। तो और वहां पे और वो 10 स्व सहायता समूह अपने से मिलकर, यानी जो 10 अध्यक्ष अपने से मिलकर एक व्यक्ति को ग्राम संगठन का अध्यक्ष बनाते हैं। तो उनकी कार्यकारिणी समिति की जब बैठक होगी तो उस कार्यकारिणी समिति की बैठक में कौन शामिल होगा, जितने भी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं वो सभी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। क्लियर है? बैठक 2 प्रकार की होती है, एक होती है कार्यकारिणी समिति की बैठक और एक होती है आम सभा की बैठक। आम सभा की बैठक में जितने भी स्व सहायता समूह है उनके जितने भी सदस्य हैं, जो ग्राम संगठन से जुड़े स्व सहायता समूह है उनके जितने भी सदस्य हैं वो सभी आम सभा में शामिल होते हैं। यानी मान लीजिए कि एक स्व सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, वैसे ही 10 स्व सहायता समूह है, सभी में 10-10 सदस्य है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 100 हुई। तो वही जब ग्राम संगठन की आम सभा होगी तो वो 100 के 100 लोग भाग लेंगे। और दूसरा होता है कार्यकारिणी बैठक। कार्यकारिणी बैठक क्या हुई कि एक स्व सहायता समूह का एक अध्यक्ष हो, वैसे ही 10 स्व सहायता समूह के टोटल अध्यक्षों की संख्या कितनी हो गई, 10। अगर ये 10 लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जो हर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं वो बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कार्यकारिणी समिति की बैठक। क्लियर है? 2 तरीके की बैठक, आम सभा में सभी स्व सहायता समूह के सदस्य शामिल होते हैं, जबकि कार्यकारिणी बैठक में केवल हर स्व सहायता समूह का अध्यक्ष शामिल होता है। क्लियर है? तो प्रत्येक महीने की निश्चित स्थान पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। अब यह कार्यकारिणी की बैठक वित्तीय लेन देन संबंधी निर्णय करेगी। वित्तीय लेन देन कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामुदायिक, जब मैं आपको INRLM पढ़ा रहा था उसमें ही बताया था कि जो सामुदायिक निवेश निधि होती है उसको 1 से 2 करोड़ रुपए संकुल स्त्री संगठन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अनुदान के रूप में, और वो 1 से 2 करोड़ रुपए में से संकुल स्त्री संगठन ग्राम संगठन को ऋण के रूप में पैसा देता है, और ग्राम संगठन अपने से जुड़े स्व सहायता समूह को वो राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। यानी आपका जो सामुदायिक निवेश निधि होती है
संकुल स्त्री संगठन के लिए अनुदान होती है, और उसके नीचे जो ग्राम संगठन होता है, संकुल स्त्री संगठन एक ऋण की राशि के रूप में ग्राम संगठन को पैसा प्रोवाइड कराता है, और ग्राम संगठन उसी राशि को उससे जुड़े स्व सहायता समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर वित्तीय लेन देन हो रहा है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि वित्तीय लेन देन संबंधी यानी अपने संगठन से जुड़े जो ग्राम संगठन है उससे जुड़े किस स्व सहायता समूह को पैसे की जरूरत है उसको प्रोवाइड करवाना, और उसको ऋण के रूप में पैसा दिया है तो उसके जो ब्याज की पैसा होगा उसको समय में वापस लेना। तो यही वित्तीय लेन देन संबंधी निर्णय कौन करेगा? कार्यकारिणी समिति करेगी कि किस समूह को कितना प्राथमिकता के आधार पर किसको कितना पैसा प्रोवाइड करना है। अगला है कोरम, कुल सदस्य संख्या का 1/3, यानी कार्यकारिणी की बैठक चालू करने के लिए टोटल जितने सदस्य संख्या है, यानी अगर एक कार्यकारिणी में सभी मान लेते हैं 10 स्व सहायता समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं तो उसके एक अध्यक्ष हुए, तो टोटल 10 अध्यक्ष इस कार्यकारिणी की बैठक में आएंगे, तो 10 का 1/3 कर लीजिए, जितना आएगा उतना आपका कोरम हो जाएगा। ठीक है, तो उतना कोरम के बाद ही किसी भी कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ होगी। अगला पॉइंट, छमाही या 1 वर्ष के अंतराल में आम सभा का भी आयोजन करता है ग्राम संगठन। यानी जैसे कार्यकारिणी समिति की बैठक हर महीने होनी है, तो आम सभा की बैठक जो मैंने 2 टाइप बताया था, इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। 100 सदस्य वाला जो एग्जांपल दिया तो वो होती है आम सभा की बैठक। और आम सभा की बैठक या तो 6 माही में एक बार होनी चाहिए या 1 वर्ष में एक बार होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्व सहायता समूह ही डिसाइड करेगा कि हमको 6 महीने में एक बार मीटिंग लेना है या 1 साल में एक बार मीटिंग लेना है। इसका कोई फिक्स नहीं है। हर स्व सहायता समूह की ये जो आपका ईयर का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। कोई स्व सहायता समूह ये डिसाइड करेगा कि हमको 6 माही में एक बैठक लेना है तो 6 माही में एक बैठक लेगा। अगर स्व सहायता समूह ये डिसाइड करेगा कि उसको 1 साल में एक बार आम सभा करना है तो 1 साल में एक बार करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल मानकर चले तो 1 साल में एक बार आपकी मीटिंग होनी ही चाहिए आम सभा की। अगला पॉइंट है समस्त समूह के सभी सदस्य शामिल होंगे। ये मैंने आपको बताया कि 100 सदस्य है तो 100 सदस्य पूरे शामिल होंगे। यहां पर क्या होगा, जो ग्राम संगठन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, किसी को वित्त दिया जा रहा है, किसी को वित्त नहीं दिया जा रहा है, तो कितना पैसा ग्राम संगठन के पास आया, कितना पैसा ग्राम संगठन ने आगे प्रोवाइड कराया, ये सब का मूल्यांकन कौन करेगा? ये आम सभा में किया जाएगा कि ये कौन सा पैसा कितना यहां पर लेन देन, और ग्राम संगठन के द्वारा जो भी पैसा या जो भी कार्य किए जाते हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, उसका भी मूल्यांकन करने की पावर आम सभा के पास है। अगला पॉइंट, प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल में समूह का आंतरिक अंकेक्षण करवाना। यानी वही यहां पर जैसे मैं बताया अभिलेखों की जांच होती है, वैसे अभिलेखों की यहां पर जांच कराना। इसके लिए जो आपका अंकेक्षक होते हैं, ठीक है, अंकेक्षकों की नियुक्ति यहां पर की जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से आप सुने होंगे समाज जो आपके समपरीक्षक होते हैं, वैसी एक समपरीक्षकों की नियुक्ति होती है। वही जो है समपरीक्षक जो होते हैं वो आकर प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल में समूह के आंतरिक अंकेक्षण की कार्यवाही करते हैं, उनके लेखाओं की जांच करते हैं। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रत्येक हर वर्ष में समूह का आंतरिक अंकेक्षण होता है और जो है समपरीक्षक जो होते हैं वो आते हैं और इसका अंकेक्षण करते हैं। अगला पॉइंट, सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण तथा उसे तैयार करवाकर समूह को पूंजी उपलब्ध करवाना। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस ग्राम संगठन के पास भी पैसे आते हैं और ग्राम संगठन ऋण के रूप में उस पैसे को आगे जो स्व सहायता समूह उनको देते हैं। तो सूक्ष्म ऋण योजना भी मैंने आपको बताई हुई है एनआरएलएम पढ़ाते हुए। तो सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कौन से समूह को कितना पैसा देना है वो सब डिसाइड करने की पावर ग्राम संगठन के पास है, और उस समूह को पूंजी उपलब्ध कराकर उस समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भी ग्राम संगठन का है। अगला पॉइंट, समूह के सामाजिक मुद्दे जैसे बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशाखोरी, बाल मजदूरी पर चर्चा कर समस्याओं के निदान का रास्ता ढूंढना। यानी गांव क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती है, और क्योंकि गांव के ही सदस्य तो समूह में भी शामिल है और वही सदस्य संगठन में भी शामिल है ग्राम संगठन में, तो गांव की जो मेन समस्या बाल विवाह है, नशाखोरी है, आपका शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो इन सब समस्याओं पर ग्राम संगठन जो है चर्चा करते हैं आपस में और इन समस्याओं को कैसे निदान कर सकते हैं उसका भी हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट,
बिहान योजना के तहत उपलब्ध समस्त गतिविधियों को समूह के सदस्यों को बताना। यानी बिहान योजना का क्या लाभ है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी उप योजना चल रही है, वो सबकी जानकारी अपने समूह, जो ग्राम संगठन में जितने भी स्व सहायता समूह जुड़े हैं सबको ये जानकारी प्रोवाइड कराएगा ग्राम संगठन, और सभी सदस्यों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपए की राशि की सहायता। जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी ग्राम संगठन, जो कि जैसे ही ग्राम संगठन का गठन होता है, गवर्नमेंट क्या करती है उनको 35,000 रुपए की राशि स्टार्टअप के रूप में, यानी ग्राम संगठन के लिए आप बोल लीजिए कार्यालय बनाने के लिए, या ग्राम संगठन का जहां पे मीटिंग होती है उसके रख रखाव के लिए 35,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में पहले प्रोवाइड कराती है। तो याद रखिएगा, ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपए की राशि की सहायता ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। अनुदान के रूप में ग्राम संगठन को 35,000 रुपए प्रोवाइड कराती है कि ग्राम संगठन के जो दैनिक कार्य होते हैं, रख रखाव का, वहां पर जो है आपकी पानी पीने की व्यवस्था, पानी के ये सब जो व्यवस्था के लिए जो पैसे लगते हैं, दरी की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, ये सब करने के लिए 35,000 रुपए की स्टार्टअप राशि प्रोवाइड कराती गवर्नमेंट, किसको, ग्राम संगठन को। क्लियर है। अगला पॉइंट सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। तो ग्राम संगठन को जो भी सरकारी योजना चल रही है वो अपने सदस्यों को बताना पड़ेगा कि वर्तमान में हमारे क्षेत्र में ये सरकारी योजना चल रही है, उसका लाभ कैसे मिल सकता है वो प्रोवाइड कराना, ये भी ग्राम संगठन का काम है। अगला पॉइंट है गांव के सभी सरकारी संस्था जैसे स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी से समन्वयन कर सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराना। अब जो भी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो ग्राम संगठन उनसे तालमेल बिठाएगा, और जब कभी भी सदस्यों को जो मान लीजिए सदस्यों के बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी में भेजना हो, या जो महिलाएं जब गर्भवती होती तो आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको भी सुविधाएं मिलती है, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिलती है, तो वो सब चीज सुविधाएं उनको समय में उपलब्ध हो जाए। जो भी ग्राम संगठन से जुड़े हुए स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, तो उसकी भी देख रेख करना यहाँ पर किसका काम है, आपके ग्राम संगठन का काम है। अगला पॉइंट RF यानी रिवॉल्विंग फंड, चक्री निधि, आपका CIF यानी कम्युनिटी जो फंड होता है, आपका सामुदायिक निवेश निधि होती है, आपका VRF यानी आपका जो आपदा कोष की निधि होती है, वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, ग्राम संगठन ही अपने स्व सहायता समूह को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामुदायिक निवेश निधि क्या होता है, संकुल स्त्री संगठन के पास सामुदायिक निवेश निधि जो रहती पहले से रहती 1 से 2 करोड़ रुपए, अब उसको संकुल स्त्री संगठन जो रहता है वो एक ऋण राशि के रूप में ग्राम संगठन को प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए वो ब्याज दर 1% की है, अब ग्राम संगठन अपने ही सदस्यों को जो स्व सहायता समूह जुड़े हैं उसको वो निधि उपलब्ध कराएगा, वो ब्याज लेगा 2%। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1% जो अतिरिक्त ब्याज है वो ग्राम संगठन की कमाई हो गई, और जो 1% वापस करना है वो सामुदायिक निवेश निधि के रूप में वो वापस भी करते हैं ऋण का पैसा, किसको, संकुल स्त्री संगठन को। तो यहां पर वही बोल रहा है कि जो ग्राम संगठन रहता है, आपको चाहे वो रिवॉल्विंग फंड हो, चाहे सामुदायिक निवेश निधि हो या आपदा निधि हो, वो प्रोवाइड कराने में ग्राम संगठन स्व सहायता समूह की मदद करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं संकुल स्त्री संगठन। तो संकुल स्त्री संगठन कैसे होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि स्व सहायता समूह है, ये सभी ऊपर वाले स्व सहायता समूह है, और यही स्व सहायता समूह मिलकर क्या बनाते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये स्व सहायता समूह में, हर स्व सहायता समूह में अपने अपने सदस्य हैं। अब ये सदस्यों में से जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके सदस्य बन जाते हैं, यहाँ पर किसके पदाधिकारी बनेंगे, आपके ग्राम संगठन के। यानी सभी स्व सहायता समूह आपस में मिलकर किसमें जाते हैं, ग्राम संगठन में, और जो अलग अलग ग्राम संगठन मिले हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संकुल स्त्री संगठन का। तो याद रखिएगा कि एक ग्राम संगठन में कितने स्व सहायता समूह हो सकते हैं, एक ग्राम संगठन में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 स्व सहायता समूह हो सकते हैं। और एक संकुल स्त्री संगठन में कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं, एक संकुल स्त्री संगठन में 10 ग्राम संगठन हो सकते हैं। क्लियर है। तो याद रखिए कि स्व सहायता समूह, सभी स्व सहायता समूह आपस में मिलकर ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं,
और वैसे ही अलग अलग ग्राम संगठन आपस में मिलकर संकुल स्त्री संगठन का निर्माण करते हैं। तो आप ओवरऑल देखिए कि स्व सहायता समूह के सदस्य इसमें भी हैं, ग्राम संगठन में भी, और ग्राम संगठन के ही जो अध्यक्ष होंगे वही तो जाकर संकुल स्त्री संगठन में भी वो बनेंगे। मान लीजिए कि एक संकुल स्त्री संगठन में 10 ग्राम संगठन शामिल है और हर ग्राम संगठन का एक आपका अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, हर ग्राम संगठन का एक एक चेयरमैन हुआ। अब ये 10 ग्राम संगठन मिलकर क्या बना लिए? संकुल स्त्री संगठन बना लिए। तो हर संकुल स्त्री, अब ये संकुल स्त्री संगठन बना तो इस संकुल स्त्री संगठन में कौन आ रहा है? ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो संकुल स्त्री संगठन में आएंगे, और संकुल स्त्री संगठन जो है वही जो यहाँ के अध्यक्ष आ रहे हैं वही आपस में वोट करके संकुल स्त्री संगठन का भी एक अध्यक्ष बना लेंगे। क्लियर है? तो आपके देखिए ग्राम संगठन में कौन आ रहा था? स्व सहायता समूह के अध्यक्ष आ रहे थे, और संकुल स्त्री संगठन में कौन जा रहा है? ग्राम संगठन के अध्यक्ष जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए कि जो संकुल स्त्री संगठन में भी मेंबर आ रहे हैं वो तो स्व सहायता समूह के ही आ रहे हैं। कुल मिलाकर तो बात वही है कि जो संकुल स्त्री संगठन में भी सदस्य जा रहे हैं, अध्यक्ष भी जो बन रहे हैं वो ग्राम संगठन के अध्यक्ष, और ग्राम संगठन के अध्यक्ष कौन है? जो स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि जो स्व सहायता समूह के मेंबर होते हैं वही ग्राम संगठन में भी जाते हैं, और ग्राम संगठन में ही जो के अध्यक्ष जो होते हैं वही आपका संकुल स्त्री संगठन में जाते हैं। क्लियर है? तो संकुल स्त्री संगठन, ग्राम संगठन के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो संकुल स्त्री संगठन के सदस्य के रूप में जाते हैं। एक विकास खंड में 4 संकुल स्त्री संगठन हो सकता है, यानी प्रत्येक ब्लॉक में 4 संकुल स्त्री संगठन हो सकते हैं। एक संकुल स्त्री संगठन में कम से कम 10 ग्राम संगठन होने चाहिए, यानी एक संकुल स्त्री जो क्लस्टर स्त्री संगठन बन रहा है वहां पर कम से कम 10 ग्राम संगठन शामिल होने चाहिए एक संकुल स्त्री संगठन में। अब संकुल स्त्री संगठन में 2 पदाधिकारी बनेंगे, एक अध्यक्ष बनेगा और एक सचिव बनेगा। मान लेते हैं कि एक संकुल स्त्री संगठन में 10 ग्राम संगठन जुड़ जा रहे हैं, एक संकुल स्त्री संगठन में 10 ग्राम संगठन जुड़ जा रहे हैं, तो 10 ग्राम संगठन का, हर संगठन का एक एक अध्यक्ष होगा। अब यहां पर टोटल कितने मेंबर आ गए? 10 मेंबर आ गए। अब ये 10 मेंबर ही अपने बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे, एक व्यक्ति को सचिव बना देंगे, तो वही संकुल स्त्री संगठन का एक अध्यक्ष बन जाएगा, एक सचिव बन जाएगा। अगला पॉइंट, संकुल स्त्री संगठन को बनाने हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 2 लाख रुपए पर संगठन गवर्नमेंट देती है। यानी जो स्टार्टअप राशि, जैसे ग्राम संगठन के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 35,000 रुपए की स्टार्टअप राशि मिलती थी, वैसी संकुल स्त्री संगठन को बनाने के लिए 2 लाख रुपए पर संगठन स्टार्टअप राशि के रूप में मिलता है। क्लियर है? तो अब ये स्टार्टअप राशि हो गई, स्टार्टअप राशि बन गई, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जो संकुल स्त्री संगठन में जो दैनिक सुविधाएं होती है उसके लिए राशि प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, मतलब बेसिक राशि आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद जो सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1 से 2 करोड़ रुपए मिलता है वो अलग है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम और संकुल स्त्री संगठन की उप समिति, आपसे पेपर में ऐसा पॉइंट लिखा आ सकता है कि ग्राम एवं संकुल स्त्री संगठन की अपनी उप समितियां भी होती है, तो आपको मानना पड़ेगा हाँ होती है। कौन कौन सी होती है? बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, उसके अपने को उतने डीप में नहीं जाना है कि कौन कौन से कौन समिति क्या कार्य करेगी, ये अपना उतना डीप के क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा कि ग्राम संगठन या संकुल स्त्री संगठन की क्या अपनी उप समिति होती है, तो आपका आंसर है हाँ होती है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछता है कि निम्न में से गलत कौन सा है या सही कौन सा है, तो अगर आप में लिखा हुआ पॉइंट आएगा कि ग्राम संगठन या संकुल स्त्री संगठन की अपनी उप समिति होती है, तो वो होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे बैंक लिंकेज समिति, जो बैंक से लिंक कराते हैं, केवाईसी कराते हैं पदाधिकारी, उनके लिए एक समिति बनती है। आजीविका समिति बनती है, सामाजिक कार्य समिति बनती है। तो ये मैं नाम केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी समितियां होती है। कहीं पेपर में गलती से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उनकी उप समिति होती है कि नहीं, और अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहूंगा तो हो सकता है कि आप ना बनाएं। तो याद रखिएगा कि इनकी उप समिति होती है, इनके कार्य क्या है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे केवल इतना पूछेगा क्या उनकी उप समिति होती है, तो हाँ होती है। क्लियर है? चाहे संकुल स्त्री संगठन हो या ग्राम संगठन, एग्जाम्पल बैंक लिंकेज समिति, आजीविका समिति, सामाजिक कार्य समिति। जैसे सामाजिक कार्य मैंने आपको बताया ही, बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, आपका नशाखोरी, ये सबको बंद करने के लिए क्या होता है? नशाखोरी को बंद करें, बाल विवाह को बंद करें,
आपकी शिक्षा अच्छी प्रोवाइड हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी प्रोवाइड हो, उसके लिए सामाजिक कार्य समिति होती है। क्लियर है? तो ये ग्राम संगठन में भी होती है, संकुल स्त्री संगठन में भी बनती है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो आपका संकुल स्त्री संगठन के भी काम क्या पूछेगा, तो सेम जो ग्राम संगठन के काम होते हैं वैसे ही संकुल स्त्री संगठन के भी काम है। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस बेसिक जितना लगना है आपके पेपर में मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।